हेलो फ्रेंड्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से मैं उमेश चंद मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अब तक जहां हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस के अंतर्गत आप लोगों ने अब तक प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले पार्ट को समझा और पहले पार्ट में आपने जाना कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और जबकि दूसरा जो होता है वह WH टाइप क्वेश्चन होता है। तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत हमने अब तक जाना और यह जाना कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है और वहां पर हम सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं और उसके बाद हम कर्ता का प्रयोग करते हैं और उस प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी हम वहां पर नहीं प्रयोग करते हैं। ये अब तक हम लोगों ने जाना और इसमें अभी अगर किसी को डाउट है तो वो पिछले वीडियो में जाकर उसको फिर से देख सकता है। और अब जो दूसरा पार्ट है WH टाइप क्वेश्चन का, उसमें उसकी शुरुआत हमेशा प्रश्नवाचक शब्द से होती है और जहां पर जो इसको WH टाइप क्वेश्चन इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं वे प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं और जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो प्रश्नवाचक शब्द हमेशा W से शुरू होते हैं और या तो वे H से शुरू होते हैं, चाहे जितने प्रश्नवाचक शब्द आप देख सकते हैं। इसलिए इसे WH टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो WH टाइप क्वेश्चन में जब हम इसका एग्जाम्पल पाते हैं, इसको जब हमें हल करना है तो WH टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत जैसे हम सेंटेंस उदाहरण को देखते हैं कि जैसे अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, किसे, कितना आदि अगर इस प्रकार के ट्रांसलेशन मतलब कि क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में रखते हैं और उसके तुरंत बाद हम उस वाक्य की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसके बाद कर्ता का प्रयोग करते हैं। और अगर निगेटिव वर्ड उस वाक्य में है तो कर्ता के बाद हम उस निगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिले तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी रखते हैं और उसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम कर्ता का प्रयोग करते हैं और फिर नॉट निगेटिव वर्ड होने पर नॉट का प्रयोग हम कर्ता के बाद करते हैं, फिर क्रिया रखते हैं और इसी प्रकार से अगर सेंटेंस में कर्म या दूसरे कोई शब्द हैं तो उन शब्दों को भी रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं रोहित प्रतिदिन किसे पीटता है। रोहित प्रतिदिन किसे पीटता है, ये हुआ सेंटेंस। तो रोहित प्रतिदिन किसे पीटता है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में रखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द है किसे, किसे की अंग्रेजी होती है whom, किसे की अंग्रेजी होती है whom। इसके बाद मैंने मित्रों बताया कि इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो वह जो सहायक क्रिया यहां प्रयोग होगा वह सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होगा। जैसे सब्जेक्ट अगर एक वचन रोहित है तो एक वचन का मतलब सहायक क्रिया प्रयोग होगी जो डज होती है, होम डज। अब प्रश्नवाचक शब्द फिर सहायक क्रिया, तो अब अगला नंबर कर्ता का आता है। तो कर्ता है रोहित, तो यहां पर हम रख देते हैं रोहित, होम डज रोहित। अब क्रिया मतलब बीट, प्रतिदिन डेली, होम डज रोहित बीट डेली। अगले एग्जाम्पल को देखेंगे, मेरी माताजी
प्रतिदिन खाना क्यों नहीं खाती हैं? मेरी माताजी प्रतिदिन खाना क्यों नहीं खाती हैं? अब देखते हैं फिर से एक बार प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हम वाक्य के शुरू में रखेंगे। तो जो क्यों शब्द होता है, क्यों शब्द की अंग्रेजी सभी स्टूडेंट्स को पता है, क्योंकि अंग्रेजी होती है व्हाई। अब सहायक क्रिया मेरी माताजी का मतलब एक वचन, और एक वचन कर्ता के साथ मैंने बताया कि सहायक क्रिया डज का प्रयोग होगा। और मेरी माताजी मतलब माई मदर, होम डज माई मदर। अब खाती हैं मतलब ईट, लेकिन प्रश्नवाचक इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है, तो यह कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग किया जाएगा, मतलब नॉट। और खाती हैं ईट खाना। अब फूड प्रतिदिन मतलब डेली। तो इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, फिर कर्ता अगर नाट है तो नाट का प्रयोग हमेशा कर्ता और सहायक क्रिया के बाद ही प्रयोग होता है। तो जो सहायक क्रिया इस वाक्य में है वह सहायक क्रिया कर्ता से पहले आ गया है, इसलिए नाट का प्रयोग हम कर्ता के बाद ही करेंगे। और यहाँ कर्ता के बाद नाट का प्रयोग तुरंत कर दिए नाट। अब उसके बाद क्रिया, और क्रिया का प्रयोग हुआ, फिर मतलब कर्म यहाँ आया फूड, और ये डेली, ये एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा हम वाक्य के अंत में ही, अक्सर लगभग हमेशा हम वाक्य के अंत में ही इसका प्रयोग करते हैं। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे मदन खेत में क्या करता है? मदन खेत में क्या करता है? जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होगा तब हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अगर यही क्या वाक्य के बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी हम व्हाट लिखेंगे। तो व्हाट डज, क्योंकि कर्ता एक वचन तो सहायक क्रिया भी एक वचन। अब कर्ता मदन करता है मतलब डू। व्हाट डज मदन डू? खेत में, इन द फील्ड। What does मदन do in the field? अगले एग्जाम्पल में, महेश अपने स्कूल में कैसे पढ़ता है? महेश अपने स्कूल में कैसे पढ़ता है? तो मित्रों, कैसे की अंग्रेजी पहले जो होगी क्या? हाउ मतलब कैसे, आप पहले ही जानते हैं इसकी अंग्रेजी हाउ। फिर करता है एक वचन, हाउ डज। अब सब्जेक्ट महेश, हाउ डज महेश पढ़ता है मतलब रीड अपने स्कूल में, इन हिज स्कूल, इन हिज स्कूल। मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को और बताना पसंद करूंगा कि जैसे इन है, इन इसको हम अंग्रेजी के पार्ट ऑफ स्पीच वाले भाग में हम इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। इसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो शब्द होता है वह प्रीपोजिशन कुछ इस प्रकार का शब्द होता है। इसका नाम जो रखा गया है, इसका नाम है प्री और धन पोजिशन। यह प्री का अर्थ, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। मतलब अर्थात कहने का मतलब कि जो प्रीपोजिशन होता है इसकी स्थिति हमेशा पहले की ही होती है। इसका मतलब कि जैसे कि यहाँ पर जैसे मे का प्रयोग हुआ तो मे स्कूल के बाद आया है हिंदी में, अंग्रेजी में वह ठीक उसी के पहले प्रयोग किया जाता है।
प्रीपोजिशन हिंदी में जिस शब्द के बाद होता है अंग्रेजी में ठीक उसी शब्द के पहले उसका प्रयोग किया जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। बाजार में तो इन द मार्केट, छत पर तो ऑन द रूफ, मतलब छत पर, छत के बाद आया पर हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में हम उसका प्रयोग उसी छत के ठीक पहले ऑन द रूफ में करते हैं। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम हमेशा ठीक उसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले करते हैं हिंदी में वह जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। तो यहां पर अपना स्कूल, यह दोनों एक साथ प्रयोग है। तो हिज स्कूल इसके बाद में आया है, तो इसलिए हम ठीक इसी के पहले हमने में शब्द की अंग्रेजी इन को प्रयोग कर दिया है। और एग्जाम्पल में देखते हैं, जिसे वे अपने विद्यालय में कब जाते हैं। वे अपने विद्यालय कब जाते हैं, मैं हटा दिया जाए, वे अपने विद्यालय कब जाते हैं। तो यहां पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वह है कब। कब की अंग्रेजी है व्हेन। अब यहां पर जो करता है, अब तक आपने जितने भी सब्जेक्ट देखे थे वह सब एक वचन सब्जेक्ट था, लेकिन अब जो वर्तमान सब्जेक्ट है यह बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन यह करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा बहुवचन की सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बहुवचन सहायक क्रिया होती है डू। तो हमने यहां पर रखा डू, व्हेन डू, और डू इसलिए रखा क्योंकि कर्ता यहां पर बहुवचन है। तो व्हेन डू, अब वे मतलब दे, व्हेन डू दे, अब जाना मतलब गो, अब अपने स्कूल, टू अपने की अंग्रेजी दे के अनुसार बनेगी। अपना के लिए मैंने शब्द एक वीडियो में मैंने बनाया है, टेंस के पार्ट में पढ़ते समय आप वहां समझ सकते हैं। अगर जिन्होंने देखा है वो समझ चुके हैं होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोज को देख लें कि कर्ता के अनुसार ही हमेशा अपना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता आई तो अपना की अंग्रेजी माई, अगर कर्ता यू तो अपना की अंग्रेजी योर, अगर कर्ता हिज ही तो अपना की अंग्रेजी हिज। इसी प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो व्हेन डू दे गो टू अपने विद्यालय, मतलब दियर विद्यालय स्कूल। व्हेन डू दे गो टू दियर स्कूल। हम अपने देश से क्यों प्रेम करते हैं। हम अपने देश से क्यों प्रेम करते हैं। अब शब्द यहां पर जो अंग्रेजी में जो शब्द आया प्रश्नवाचक शब्द वह है क्यों। इसकी अंग्रेजी आपको पता है व्हाई, सहायक या डू, क्योंकि हम जो शब्द है वह बहुवचन होता है, ये आप जानते हैं। व्हाई डू, अब करता वी, अब प्रेम करना मतलब लव। व्हाई डू वी लव, अपने देश से, आवर कंट्री, COUNTRY, व्हाई डू वी लव आवर कंट्री। और जैसे तुम मुझे कब बुलाते हो। तुम मुझे कब बुलाते हो। अब कर्ता तुम, प्रश्नवाचक शब्द कब, कब की अंग्रेजी व्हेन, सहायक क्रिया डू, अब तुम मतलब यू, बुलाना मतलब कॉल। व्हेन डू यू कॉल मुझे मतलब मी। व्हेन डू यू कॉल मी।
तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आप सब WH टाइप क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आएगा, ऐसे जो सेंटेंस आएंगे, तो मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत अधिक सहायता मिली होगी, आप समझ जाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई विशेष दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में आपकी संपूर्ण समस्याएं दूर होंगी। और इस प्रकार के आप सेंटेंस बनाते रहिए और बनाकर हल करते रहिए। किसी भी बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं या खुद से ही आप इस प्रकार की सेंटेंस बना सकते हैं और बनाकर अपना फीडबैक भी आप हमारे पास भेजते रहिए। अब जब हम दो प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द पढ़ चुके हैं, एक प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द जो आया वह आपको यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन मिला, और दूसरा जो प्रश्नवाचक शब्द आया वह WH टाइप क्वेश्चन मिला। अब जो तीसरे प्रकार के हम प्रश्नवाचक शब्द में प्रयोग करते हैं के बारे में हम जानते हैं। एक प्रश्नवाचक शब्द आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, वह होता है शब्द कौन। वह शब्द होता है कौन। कौन एक ऐसा शब्द होता है जिसकी अंग्रेजी प्रयोग की जाती है हु, जिसकी अंग्रेजी हु प्रयोग की जाती है मित्रों। अब इसके साथ साथ यह प्रश्नवाचक शब्द तो होता ही है, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द होने के साथ साथ यह सब्जेक्ट का भी हमेशा कार्य करता है, यह कर्ता का भी हमेशा कार्य करता है। जैसे आप जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है कि जो कार्य करता हो, जो कार्य करता हो। तो इस प्रकार से वाक्य में जो कार्य हो रहे हों वह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, और यह पता लगाते हैं हम जब, तो हम पाते हैं कि कार्य अगर कोई व्यक्ति कर रहा है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल में सबसे पहले आप लोगों को इसके समक्ष प्रस्तुत करना पसंद करूंगा। जैसे अगर वाक्य आया कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इस प्रकार से अगर शब्द आपकी मतलब प्रश्नवाचक शब्द अगर आपके समक्ष आते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस अगर आप पाते हैं, तो अब जब आपको ट्रांसलेट करना है, अगर प्रश्नवाचक शब्द कौन वाक्य के बीच में आता है, प्रश्नवाचक शब्द कौन अगर वाक्य के बीच में आता है, तो एक बात जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है वह बात यह है कि इसमें कार्य जो हो रहा है वह पढ़ाने का कार्य हो रहा है, और जबकि यह पढ़ा कौन रहा है, कौन पढ़ा कौन रहा है, कौन। जो कौन है वही कार्य कर रहा है। तो रीजन इज दिस दैट वी ऑलवेज कंसीडर कौन एज ए सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि यह एक सब्जेक्ट के रूप में यहां पर कार्य कर रहा है, इसलिए वी ऑलवेज ट्रीट हु एज ए सब्जेक्ट। हु इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्जेक्ट एज यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब जब हु को आप समझ गए कि हु को हमेशा कर्ता माना जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है, और जो यह व्यवस्था है इसके अंतर्गत हु को सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां कर जाते हैं, और वो गलतियां ये करते हैं कि जैसे ही हु का प्रयोग करते हैं उसको एकदम प्रश्नवाचक शब्द की तरह ट्रीट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हु का प्रयोग हमेशा प्रश्नवाचक शब्द के तौर पर नहीं, बल्कि सेंटेंस में हमेशा वह एक सब्जेक्ट के तौर पर वह प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको प्रश्नवाचक शब्द माना ही नहीं जाता है, बल्कि जब कभी भी अगर वाक्य में हु शब्द का प्रयोग होता है तो उसका मतलब होता है कि वह सब्जेक्ट बनाया जाएगा, और अगर नॉट उस वाक्य में नहीं है तो वह वाक्य एकदम असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव पार्ट का होना माना जाता है, वह प्रश्नवाचक शब्द का नहीं माना जाता है। हल करने के मतलब सॉल्व करने के दृष्टिकोण से
और बाकी तो वह प्रश्न पूछता ही है, वो तो प्रश्नवाचक शब्द है ही है। लेकिन जब हम उसको ट्रांसलेट करते समय जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय इस प्रकार के वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस की भांति प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से हु के साथ ही एक शब्द और होता है, कभी नहीं। कभी नहीं जो शब्द होता है, जैसा कि प्रश्नवाचक शब्द आने पर इसको प्रश्नवाचक शब्द के मतलब प्रश्नवाचक शब्द को आने पर वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, उसको सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है वहां पर। और लेकिन इसके साथ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे वाक्य में नहीं आने पर वाक्य में हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो कभी नहीं शब्द आने का मतलब होता है कि वहां पर हम उसकी अंग्रेजी नेवर प्रयोग करेंगे और वह वाक्य भी पूरी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा और उसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर विशेष रूप से यही मात्र कौन वाक्य में करता है, मतलब वाक्य में प्रयोग किया गया है और कभी नहीं उस वाक्य में प्रयोग किया गया है। अगर कौन वाले में नॉट का प्रयोग कर दिया जाए या नहीं का शब्द का प्रयोग किया जाए कर दिया जाए तो यह भी निगेटिव में हो जाएगा, यहां भी सहायक क्रिया प्रयोग हो जाएगी। और अगर कभी नहीं का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ होता है तो वहां भी सहायक क्रिया की प्रयोग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के दौरान अगर हम समझ लेते हैं एक वाक्य, जैसे मैंने आप लोगों को जैसा कि यहाँ पर दिया है कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर इस वाक्य को हल करते समय हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी होगी हो। अब पढ़ाता है, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच। जैसा कि आप जानते हैं कि टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो यहां पर मैंने ये भी बताया हु को एक सब्जेक्ट मानते हैं और सब्जेक्ट ही नहीं मानते हैं बल्कि वह सब्जेक्ट होता है, मानते नहीं है बल्कि वह सब्जेक्ट होता है। तो जब ये सब्जेक्ट होता है वाक्य को अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक मतलब एक प्रकार की यहां पर विसंगति होती है, जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वे अक्सर यहां पर आने पर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और whenever they felt confused themselves totally at that moment they make some kinds of mistakes something like this। तो लेकिन जब कभी भी आपको अगर हु शब्द मिलता है तो वहां पर उस वाक्य को एकदम अफर्मेटिव में प्रयोग करिए। आप पढ़ाना की अंग्रेजी हुई क्या, टीच। अब हु जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, प्रश्नवाचक शब्द के बारे में एक कुछ बताना पसंद करूंगा कि प्रश्नवाचक शब्द हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये हमको हमेशा याद रखना है। प्रश्नवाचक शब्द हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और मित्रों आपको यह भी जानना चाहिए कि जितने भी प्रकार के अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वे सभी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, वो हमेशा सिंगुलर नंबर होते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द भी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम सिंगुलर नंबर के अंतर्गत प्रयोग करेंगे। चाहे जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको गिना न जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना न जा सके, वह शब्द होता है दैट इज ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो अब यहां पर अब हु को हम सिंगुलर नंबर मानेंगे तो टीच जो है, इस टीच का जो प्रयोग है इसमें हम यहां पर ईएस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर यह एक वचन है, कर्ता एक वचन है, तो मैंने बताया था कि क्रिया को भी एक वचन बनाया जाएगा। ये भी मैंने बताया था कि नाउन में यस या यस लगाने से वह बहुवचन बनता है, क्रिया में यस या यस लगाने से वह एक वचन बनता है। तो हु टीचेस तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट है मतलब कि यू। अब उसके बाद इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। या इसी सेंटेंस को एक प्रकार से और कर सकते हैं कि हु टीचेस इंग्लिश, हु टीचेस इंग्लिश। लेकिन जब इसको यू को हम इंग्लिश के बाद करेंगे तो हमेशा यहां पर हम यू मतलब कि टू का प्रयोग करते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में सर्वप्रथम होता है। और अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक नाउन एक प्रोनाउन, तो पहले ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन रखा जाता है और बाद वाले ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर नाउन के बाद हम किसी प्रोनाउन को
ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट वाक्य में है, अगर हम इसी प्रकार से अगर नाउन पहले ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वह प्रोनाउन हमेशा टू के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इस सेंटेंस में हुआ है। कभी नहीं वाले वाक्य को देख लेते हैं, जैसे राधा कभी गाना नहीं गाती है। राधा कभी गाना नहीं गाती है। आप देख रहे हैं यहां पर कभी है और फिर यहां पर नहीं है, कभी नहीं। तो राधा कभी गाना नहीं गाती है, तो कर्ता आया राधा। मैंने कहा नेवर का प्रयोग आप तुरंत कर्ता से पहले कर दीजिए। जहां पर इसका मतलब कि निगेटिव एडवर्ब जो होता है इसका प्रयोग जहां पर किया जाता है कर्ता के तुरंत बाद किया जाता है तो उसका प्रयोग कर्ता के तुरंत बाद होगा। तो राधा नेवर गाना मतलब सिंग। अब आपने देखा कि कर्ता एक वचन है, अगर कभी नहीं शब्द आया, अगर नहीं शब्द आता है तब तो वह वाक्य सीधे तौर पर वहां पर प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कि सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाएगा, तब नाट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर वहां कभी नहीं शब्द है तो वहां पर उसकी अंग्रेजी नेवर रखी जाएगी, उसके बाद कर्ता रखा जाएगा, एंड दैट सेंटेंस वुड बी ट्रीटेड इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट। तो राधा नेवर, अब राधा एक वचन है तो क्रिया में हम यस या यस लगाने वाली जो हमारी परंपरा थी, क्योंकि अब हम असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव वाले पार्ट में पहुंचे हैं। तो रीजन इज दिस दैट वी डोंट हैव टू यूज हियर हेल्पिंग वर्ब्स एंड व्हाइल वी शैल यूज हियर अस बिकॉज सब्जेक्ट राधा इज ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो राधा नेवर सिंग्स, एक मतलब गाना, गाना का मतलब ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं अंग्रेजी में जिनके बीच में हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जैसे कि एक होता है राइट और लेटर, इसके बीच हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। मेक और नॉइज, मेक नॉइज के बीच में हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। टेल और लाई, इसके बीच में हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। सिंग सॉन्ग, सिंग और सॉन्ग, इसके बीच में हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ और भी शब्द होते हैं जिनके बाद अनिवार्य रूप से हम वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। तो आप जब कभी भी सेंटेंस में इनका प्रयोग करें तो ए को लगाना कतई न भूलें, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत किया जा सकता है। तो मैंने एक बात इसके अंतर्गत और बताई थी, एक विशेष बात बताई थी कि अगर कौन शब्द का प्रयोग निगेटिव के साथ हो जाता है, जैसे मुझे अपनी कलम कौन नहीं देता है, मुझे अपनी कलम कौन नहीं देता है। तो मित्रों ये देखिए कौन शब्द जो है, यह कौन शब्द यहाँ पर ये हु रखा जाता है, वाक्य को अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड व्हाइल वी आर गेटिंग ए नेगेटिव वर्ड along with that who, along with the who, then at that moment now this sentence would be changed into negative sentence। यह सेंटेंस जो होगा, यह जो वाक्य होगा, यह एक निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हल किया जाएगा। और जब यह निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हल किया जाएगा तो यहां पर कर्ता कौन है तो उसकी अंग्रेजी हमने रखा हूं। अब हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, और सहायक क्रिया का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहां नहीं शब्द आया है। अगर यह शब्द नहीं होता तो हम इसको एकदम अफर्मेटिव में ही चेंज करते हैं। ये आप याद रखिए, हु को मैंने बताया इट इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सहायक क्रिया सिंगुलर नंबर की प्रयोग करते हैं। तो हु डज, अब तुरंत आप नॉट रखिए क्योंकि यही करता है, ये सहायक क्रिया तुरंत नॉट। तो हु डज नॉट, देना मतलब गिव,
हु डज नॉट गिव। अब मुझे एक अपनी कलम है, ये भी नाउन है लेकिन यह प्रोनाउन है, तो यह भी ऑब्जेक्ट है, यह भी ऑब्जेक्ट है, तो पहले प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट रखा जाता है। तो मी, हु डज नॉट गिव मी, अपनी कलम। अब हु जो शब्द है यह अनकाउंटेबल है, तो इसका जब हम कभी प्रोनाउन प्रयोग करते हैं तो इसका प्रोनाउन प्रयोग करते समय हम मेल का प्रयोग करते हैं। अगर हमको जेंडर नहीं पता है तो जेंडर पता न होने की स्थिति में हम मेल उसको मानते हैं, फीमेल कभी नहीं मानते हैं। और मेल, और यहां तो क्लियर भी होता अगर कोई फीमेल होती तो ये क्रिया हमको इंडिकेशन देता, क्योंकि जो अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी में जो महिला पुरुष जहां तक जेंडर की जहां तक बात होती है, जेंडर की बात सिर्फ अंग्रेजी एक जगह जेंडर को प्रूव करता है और वह होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के एक वचन वाले पार्ट में ही वहां पर महिला पुरुष का विभेद होता है, और बाकी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ कभी महिला पुरुष वहां पर जेंडर का कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, मैं जाती हूं तब भी आई गो, लेकिन अब तुम खाते हो, यू ईट, तुम खाती हो तब भी यू ईट, और वे जाते हैं दे गो, और वे जाती हैं तब भी वे गो। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर वाले पार्ट में आते हैं, सिंगुलर नंबर वाले पार्ट में जहां पर हमको अगर वह मिल गया, जैसे वह जाता है तब तो ही गोज, अगर वह जाती है तो सी गोज। मित्रों ये याद रखना है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, मात्र सिंगुलर नंबर में हम वहां पर हम जेंडर को डिवाइड करते हैं। तो हु डज नॉट गिव मी, अपनी कलम, मतलब हिज पेन, हु डज नॉट गिव मी हिज पेन। ठीक, अब इसके बाद एक नियम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और देखते हैं जहां पर हमको थोड़ी सी समस्या होती है। जैसे मित्रों, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं, जैसे कभी कभी आप ट्रांसलेट हर करते समय पाते होंगे किसका, किसकी, किसका किसकी, इसकी अंग्रेजी प्रयोग की जाती है हुज। अगर आया कितना, कितनी, इसकी अंग्रेजी, दो अंग्रेजी होती है इसकी, एक होता है हाउ मेनी और एक होता है हाउ मच। इसमें अंतर होता है, हाउ मेनी यह काउंटेबल होता है। काउंटेबल मतलब कि जो गिने जा सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि यह अनकाउंटेबल होता है। और इसके बाद जैसे कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं किस, जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, और उसके बाद अगर आ गया कौन सा, कौन सा, या शब्द आ गया कौन सी। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो यहां पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था लागू होती है, जहां पर ऐसे प्रश्नवाचक शब्द से जो जुड़ी हुई जो नाउन्स होती हैं, जो संज्ञाएं होती हैं, उनका प्रयोग हम हमेशा उनसे जोड़ कर देते हैं। उनके साथ, इन प्रश्नवाचक शब्द के साथ वे शब्द, वे नाउन्स हमेशा जुड़े हुए होते हैं। जैसे वह किसकी कलम खरीदता है, वह किसकी कलम खरीदता है, किसकी शब्द है, इसके बाद एक नाउन है और नाउन है पेन।